हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गैंगस्टर्स पे तो बहुत सारे फिल्में बनती हैं और गैंगस्टर सुनकर हमें एक ही पर्सपेक्टिव दिखता है। एक इंसान जो कि ब्लैक सूट में है, ब्लैक हैट पहना है, ब्लैक चश्मे हैं, हाथों में सिगार है और रूल कर रहा है। फिर कुछ एक ऐसी फिल्में आती हैं जहां पर हम ऐसा देखें कि गैंगस्टर है जो कि लुंगी पहना हुआ है, कट्टा चलाता है, छुरा चलाता है और लोगों को लूटता है। मैं बात कर रहा हूँ अनुराग कश्यप के फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में, जिसे एक कल्ट फिल्म भी कहा जाता है। वर्ल्ड के बेस्ट 100 फिल्मों में से एक फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं क्यों हम गैंग्स ऑफ वासेपुर को कल्ट फिल्म बोलते हैं। आइए उस पर डिस्कस करते हैं। हेलो, दिस इज सागर राज सिंह एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कल्ट फिल्म बोलते किसे हैं। कोई भी ऐसी फिल्म जिसमें कोई बहुत बड़ा स्टार काम नहीं कर रहा है, कोई बड़े सेलिब्रिटी या फिर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बहुत नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं, छोटी बजट की फिल्म है और माउथ पब्लिसिटी से लोग इसे जानने लग गए। या फिर ऐसा कह सकते हैं जिसकी बॉक्स ऑफिस में भी कुछ खास कलेक्शन ही एवरेज कलेक्शन हुई है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में मीम रेफरेंसेस के थ्रू या फिर सीन डिकोडिंग के थ्रू, ऐसे कहीं ना कहीं हर जगह छोटे छोटे शॉर्ट्स के थ्रू लोग इसे देखना पसंद करते हैं, तो उसे बेसिकली कल्ट फिल्म कहा जाता है। और आज हम यही बात करने वाले कि कैसे वासेपुर एक कल्ट फिल्म है। इस फिल्म को लिखा है ज़ीशान कादरी ने। लेकिन अगर बात करें ज़ीशान कादरी के बारे में तो उनका ऐसा कुछ बैक स्टोरी है कि मुंबई आया था एज एन एक्टर बनने के लिए। उन्होंने काफ़ी सारे फिल्में देखा करते थे गैंगस्टर्स पे, अपने दोस्तों को भी सुनाते थे। फिर उन्हें ऐसा लगा कि यार मेरे शहर की कहानी, वासेपुर की कहानी हमें पहुंचानी चाहिए ऑडियंस के थ्रू, क्योंकि ऐसे तो गैंगस्टर्स होते हैं बट किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है, जो लुंगी पहनकर, छुरा लेकर, कट्टा लेकर रूल करते हैं और सब जगह लूट रहे, पेट्रोल पंप लूटते हैं। हमने ऐसा सीन भी देखा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से उन्हें आइडिया मिलता है और फिर ये आइडिया लेकर वो अनुराग कश्यप के पास जाते हैं, उन्हें कहानी बताते हैं। और ऐसा भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जब उन्हें स्टोरी लिखने की बात की गई तो उन्होंने 250 पेज का स्टोरी लिखा था। तब अनुराग कश्यप ने कहा कि यार इस फिल्म को मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। और ऐसे ही हमारे पास 2 पार्ट में ये फिल्म आई, वासेपुर 1 और 2। और देखा जाए फिल्म की राइटिंग के बारे में तो इतना ऑथेंटिक, इतना रॉ है, इसलिए लोगों को कनेक्ट भी होता है। क्योंकि अगर हम बेसिकली देखा जाता है जैसे भी कोई भी लार्जर देन लाइफ हम गैंगस्टर फिल्में देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर पाते, लगता है ये बाहर की दुनिया से। और इसलिए लोग यहाँ से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि मोस्टली इंडिया में लोग गाँव वाले ज़्यादा हैं। मतलब देखा जाए तो लोग गांव से ज़्यादा बिलोंग करते हैं क्योंकि हर में कहीं ना कहीं छोटे शहर से इंसान आया हुआ होता है। तो हर इंसान के गांव में कोई ना कोई ऐसा गुंडा तो होता ही है जिससे वो रिलेट कर सके, ऐसा देखा होगा उन्होंने लाइफ में या फिर बचपन में। इसलिए इस फिल्म की राइटिंग इतनी स्ट्रांग, ऊपर से जिस वे से उन्होंने अडेप्ट किया है, सारे रियल चीज़ों को अडेप्ट करके बनाया गया, इसलिए इस फिल्म की राइटिंग अच्छी है, इसलिए लोग कनेक्ट करते हैं, इसलिए फिल्म कल्ट बनने का एक हिस्सा बन गई। पॉइंट नंबर 2, द वर्ल्ड ऑफ दिस फिल्म। देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि वर्ल्ड तभी क्रिएट अच्छी होती है जैसी राइटिंग अच्छी हो। इस फिल्म का राइटिंग कितना ऑथेंटिक था, कितने रियल चीज़ों को लेकर बनाया गया, इसलिए वर्ल्ड भी इतने अच्छे से क्रिएट हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि गैंगस्टर का जिस वजह से इन लोगों ने पर्सपेक्टिव हमारे सामने लेकर आया कि सब लोग बिल्कुल गांव वाले हैं, धोती लुंगी पहनने वाले हैं, कट्टा चलाने वाले हैं, छुरा घोंपने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वर्ल्ड क्रिएट हुआ हम सब इसलिए रिलेट कर पाते क्योंकि सारी चीज़ ऑथेंटिक है। और कहीं ना कहीं सबके गाँव वासी वो लोगों को, या फिर हम भी अगर गाँव जाते तो ऐसे लोगों को देखते हैं, बट हम कभी इस वे से नहीं देख पाते कि उनके साइड में वो जब कुछ लूटते हैं या फिर वो जब गैंगस्टर बनते हैं तो उनका कैसा पर्सपेक्टिव होता है, वो कैसे दिखते हैं। ऑब्वियसली वो नॉर्मल इंसान तो नॉर्मली दिखेंगे। और जिस वजह से अनुराग कश्यप ने इसे डायरेक्ट किया, जिससे हमारे सामने लेकर आए, वो देखने में इतना ऑथेंटिक फील होता है, इसलिए हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी एक रीज़न है कि फिल्म क्यों कल्ट है। अगला पॉइंट है फिल्म का म्यूजिक और बीजीएम। स्नेहा कनवलकर ने जिस तरीके के म्यूजिक इस फिल्म में डाले हैं, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म बनने से 2-3 साल पहले से उन्होंने म्यूजिक पे काम करना शुरू कर दिया गया था। और स्पेशली बात करें फिल्म के म्यूजिक्स के बारे में तो इसमें हम देखते हैं चटनी म्यूजिक का बहुत यूज हुआ है। चटनी म्यूजिक बेसिकली कैरेबियन म्यूजिक को कहा जाता है, जहाँ पर उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, जब इंडिया में कमाई का जरिया नहीं था तो यहाँ से लोगों को कैरेबियन आइलैंड भेजा गया था ताकि वो वहाँ पर काम कर सके। तो मोस्टली वहाँ के जो भी लोग थे वो बिहार के लोग थे, तो बिहार का फोक और वहाँ का फोक मिलकर चटनी म्यूजिक बना। अगर आप चटनी म्यूजिक यूट्यूब पे भी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस तरह की म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। तार बिजली से पतले हमारे प्रिया, तार बिजली से पतले हमारे प्रिया, और सासू बता तूने ये क्या किया। और इस म्यूजिक को उन्होंने स्पेशली यूज़ किया गया सारे गाने में। आप देखेंगे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में भी या कुछ इवेंट्स में भी, कुछ अगर फेस्टिवल्स हो रहे उसमें भी यूज़ किया गया। तो इसलिए चटनी म्यूजिक का काफ़ी यूज़ किया गया और काफ़ी ऑथेंटिक सा फील भी होता है। और एक फोक अगर आप किसी चीज़ में डालोगे तो और अच्छे से निकल कर आता है। और वरुण ग्रोवर ने जिस तरह के लिरिक्स लिखे, फॉर एग्जांपल पूस के ढेर में राई का दाना, या फिर जितने भी गाने हैं, सारे गाने के इतने डीप मीनिंग और एक इतने खूबसूरत वे से निकल कर आता है। स्पेशली अगर बात करें म्यूजिक के बारे में तो पीयूष मिश्रा का एक बगल में चांद होगा भी कितना फेमस हम सबको पता है। तो फिल्म का म्यूजिक भी अगर इतना अच्छा हो, इतना अच्छा ऑथेंटिसिटी वाला, एक अच्छा डीप राइटिंग हो, तो ऑब्वियसली फिल्म अच्छा निकल कर आएगी। और म्यूजिक ऐसा चीज़ है कि जब भी किसी चीज़ में अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए तो वर्ल्ड को और अच्छे से क्रिएट करने में हेल्प करता है। स्पेशली इस फिल्म में भी म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए
फिल्म देखने में मज़ा भी आता है, और कहीं ना कहीं ये भी एक पार्ट है कि इस फिल्म को कल्ट कहा जाता है। और आखिरी पॉइंट है फिल्म के एक्टर। अब देखिए, एक्टर्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक्टर ही वो इंसान है या फिर एक ऐसा मीडियम है जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं सारी चीज़ों को। इस फिल्म में जितने भी एक्टर हैं, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, जयदेव अलावत हो, ऋचा चड्ढा हो, हुमा कुरैशी हो, राजकुमार राव हो, जितने भी एक्टर्स हैं और जिनके नाम मैंने नहीं भी लिए, और जिस तरीके से उन्होंने सारे कैरेक्टर को हमारे सामने प्रेजेंट किया, मज़ा आता ना भैया कि क्या एक्टिंग किया उन्होंने। और ये एक्टर इतना अच्छे से प्रेजेंट क्यों कर पाया अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी एक्टर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। जितने भी एक्टर्स आपने देखे सारे NSD FTI से पास आउट, और उनको सबको अच्छी ट्रेनिंग भी एक्टिंग मिली है, तो उन्हें बस एक ब्रेक चाहिए था, जो कि अनुराग कश्यप के थ्रू इस फिल्म में उन्हें मिल गया। उन्हें भी पता नहीं होगा कि ये फिल्म इतनी अच्छी हिट होने वाली है, बट स्टिल अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो निकल कर आएगी। इसलिए हमें सबको पसंद भी आता है जिस तरीके उन्होंने परफॉर्मेंस हमारे सामने दिए हैं। इसलिए ये रीजंस है कि क्यों हमें ये फिल्म अच्छी लगती है, क्यों इसे कल्ट कहा जाता है। क्योंकि देखो, सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, जिस तरीके के सॉन्ग्स यूज़ किए हैं, जिस तरीके के राइटिंग्स इस फिल्म में है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जाता है एक फिल्म को कल्ट बनाने के लिए। बेसिकली कोई फिल्म कल्ट बनती नहीं है, बना दी जाती है जैसा उसका नसीब होता है। तो ये था हमारी तरफ से वीडियो कि क्यों गैंग्स ऑफ वासेपुर एक कल्ट फिल्म है और क्यों लोग अभी भी आज भी इसे देखना पसंद करते हैं। अगर आप इस फिल्म को नहीं देखा और आप देखना चाहते हो तो इसे आप यूट्यूब पे फ्री पे देख सकते हो। और ऐसे देखें ना, बड़ी बड़ी फिल्में यूट्यूब पे फ्री पे अवेलेबल होती है और हम देखते नहीं हो। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा तो आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देख सकते हैं। और देखिए, फ्री में कितने अच्छे अच्छे कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं, बट हम स्टिल सब्सक्रिप्शन देकर OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर हम फिल्में देखते हैं, और ऐसे फिल्मों को हम लोग कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर देते हैं। बट वासेपुर एक ऐसी फिल्म से नेगलेक्ट तो नहीं किया जा सकता। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, और ऐसे वीडियोस के लिए बस को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।